सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से बुधवार 1 जुलाई का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें पिछले कुछ दिनों से चिंताजनक तेजी दिखने लगी है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की संख्या 5,91,152 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,21,689 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,51,911 है। 17,486 जानें अब तक इस बीमारी के कारण जा चुकी हैं। जिन राज्यों में संक्रमित मरीजों की संख्या 5,000 से अधिक है, उनमें महाराष्ट्र में 1,74,761 मामलों में से 75,979 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 90,167 मामलों में से 38,892 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 87,360 संक्रमित मामलों में से 26,270 एक्टिव, गुजरात में 32,643 में से 7,125 एक्टिव, उत्तर प्रदेश में 23,492 में से 6,711 एक्टिव, पश्चिम बंगाल में 18,559 मामलों में से 5,761 एक्टिव और राजस्थान में 18,086 संक्रमित मामलों में से 3,441 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद सूची में तेलंगाना दिखाई दे रहा है, जहां अब तक मिले 16,339 संक्रमित मामलों में से 8,785 एक्टिव मरीज हैं। आंध्र प्रदेश में 15,252 मामलों में से 8,071 एक्टिव मरीज हैं। आंध्र प्रदेश के बाद इस सूची में कल तक हरियाणा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इस स्थान पर कर्नाटक आ गया है, जहां मिले कुल 15,242 मामलों में से 7,072 एक्टिव मामले हैं। इसके बाद हरियाणा राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 14,654 हो गई है, जिनमें से 4,358 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में 13,593 मामलों में से 2,626 एक्टिव मरीज हैं। बिहार में 10,075 संक्रमित मामलों में से 2,191 एक्टिव, असम में 8,548 में से 2,885 एक्टिव, जम्मू कश्मीर में 7,497 मामलों में से 2,674 एक्टिव, उड़ीसा में 7,316 में से 1,930 एक्टिव और पंजाब में अब तक सामने आए कुल 5,568 मामलों में से 1,557 एक्टिव मरीज हैं। पूर्वी लद्दाख से सटी बॉर्डर पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक के बाद दूसरे और तीसरे राउंड की बातचीत में भी चीन शांति की भाषा नहीं समझ रहा है। उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। भारत ने भी उसी लेवल पर फोर्सेस तैनात की है ताकि चीन की किसी भी हरकत का फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तैयारियां परखने के लिए शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह जा रहे हैं। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। जनरल नरवणे एक सप्ताह पहले ही लेह लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। LAC की उस पार चीन ने अपने इलाकों में करीब 10 किलोमीटर दूर कई तरह के निर्माण आरंभ किए हैं। ये एयरक्राफ्ट उन इलाकों तक रूटीन उड़ानें भरते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पूरे सेक्टर में एडवांस्ड क्विक रिएक्शन वाला सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जो किसी भी फाइटर जेट को कुछ सेकंड्स में तबाह कर सकता है। आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में आकाश मिसाइलें भी भेजी हैं। बॉर्डर से सटी गलवान घाटी, पेंगोंगसो, डेप्सांग प्लेनसंग और हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सेना ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। भारत की ओर से भी बॉर्डर एरियाज में चीनी तैनाती के बराबर सैनिक पोस्ट किए गए हैं। इसके अलावा चीन ने LAC के करीब इलाकों में जिस तरह से हथियार और युद्ध का साजो सामान जमा किया है, उसे देखते हुए भारत की भी पूरी तैयारी है। योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने आज कहा कि आयुष मंत्रालय ने उसकी दवा कोरोनिल को बेचने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। कंपनी ने हाल में कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च की थी। हालांकि कंपनी अब इसे कोरोना की दवा नहीं बता रही है, बल्कि उसका कहना है कि यह बीमारी को मैनेज करने के लिए एक उत्पाद है। इस बीच आयुष मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पतंजलि इस उत्पाद को बेच सकती है, लेकिन कोरोना के इलाज की दवा के रूप में नहीं।
मंत्रालय ने कहा कि उसने केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस खास फॉर्मुलेशन को बेचने की अनुमति दी है। कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवा के रूप में इसकी अनुमति नहीं दी गई है। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पतंजलि ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा, जो लोग इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इनकी बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं है। आज से ये देश में कहीं भी एक किट में उपलब्ध होगी। सरकार बनाने के 100 दिन से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इस बात की घोषणा करने के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसी बात कह गए जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा आरंभ हो गई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने खुद की तुलना शिव से की और मंत्रिमंडल विस्तार में आ रही दिक्कतों की तुलना खुद के विष पीने से वे कर गए। एक पत्रकार ने पूछा कि अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा। इस पर सीएम शिवराज ने कहा कि मंथन से अमृत निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुरुवार को मंत्रिमंडल शपथ लेगा। अगर पिछले 100 दिनों की मध्य प्रदेश राजनीति को समझना है तो सीएम शिवराज के इस बयान से सारी बातें स्पष्ट हो जा रही हैं। एक दिन पहले सीएम शिवराज ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया था। सीएम शिवराज ने ट्वीट में कहा था, आए थे आप हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर, पल पल राहजनी की इस कदर आपने कि आपकी यादें रह गई दिलों में जख्म बनकर। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह ट्वीट शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किया है। सीएम कहना चाह रहे हैं कि आप हमदर्द बनकर आए, यानी कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी में आए, उसके बाद आप मंत्रिमंडल में अपने लोगों की हिस्सेदारी को लेकर इतना तोलमोल कर रहे हैं कि यह जख्म बन चुका है। हालांकि ये सब अटकलें हैं, जब तक सीएम खुलकर कुछ नहीं कहते तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। कोरोना की दवा के नाम पर प्रचलित की गई कोरोनल योग गुरु बाबा रामदेव के गले की फांस बन गई है। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है। इस दवा को बैन करने के लिए हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव, दिव्य फार्मेसी, निम्स यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ राज्य और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता मणि कुमार का कहना है कि रामदेव ने दवा का भ्रामक प्रचार प्रसार भी किया है। उन्होंने मांग की है कि दवा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन न करने पर संस्था पर कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उत्तराखंड के आयुष विभाग के समक्ष भी कोरोना की दवा बनाने के लिए आवेदन नहीं किया गया। जो आवेदन किया गया है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा बनाने के लिए किया गया है। 23 जून को योग गुरु स्वामी रामदेव ने जयपुर स्थित निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने बताया था कि दवा का क्लिनिकल टेस्ट किया गया है और दवा से कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। खबरें प्रसारित होते ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने उन सभी दावों का खंडन किया और पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। उधर दिव्य फार्मेसी के अनुसार दवा का परीक्षण निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया है, जबकि निम्स यूनिवर्सिटी ने इस बात से इनकार किया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। ये आपको यात्रा, निर्माण कार्य या किसी समारोह जैसे विभिन्न कार्यों में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। भारत में टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। कुछ सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं। इन सांसदों ने अमेरिकी सरकार से इस पर विचार करने की अपील की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे वीडियो शेयर करने वाले ऐप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉन कॉर्निन ने द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर को टैग करते हुए अपने ट्वीट में कहा, खूनी झड़प के बाद भारत ने टिकटॉक और दर्जनों चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद रिक क्रोफोर्ड ने कहा, टिकटॉक को जाना ही चाहिए और इसे तो पहले ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए था।
अमेरिकी संसद में कम से कम वैसे 2 विधेयक लंबित हैं जिनमें संघीय सरकारी अधिकारियों को अपने फोन पर टिकटॉक का इस्तेमाल करने से रोकने के प्रावधान है। इससे लगता है कि भारत के कदम के बाद अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध की मांग जोर पकड़ सकती है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनातनी के बीच जहां एक तरफ भारत सरकार की तरफ से 50 चीनी मोबाइल ऐप को बैन कर बड़ा झटका दिया गया है, तो वहीं सरकार ने बीजिंग के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि देश के अंदर हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियों को बैन किया जाएगा और वे हाईवे प्रोजेक्ट्स में साझेदार भी नहीं हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों पर बैन को लेकर वे जल्द नीति लाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि एमएसएमई में भी चीनी कंपनियों को प्राथमिकता नहीं देंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशक कई अन्य सेक्टर्स जैसे लघु, छोटे और मध्य उद्यमों में प्रवेश न कर पाए। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में भारतीय कंपनियों को लाने के लिए रियायतें दी जाएंगी। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने अपनी भारतीय कंपनियों के लिए नियमों में छूट का फैसला किया है ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वह योग्य हो पाए। उन्होंने विस्तार में इसे समझाया कि यदि कोई ठेकेदार कंपनी किसी छोटी परियोजना के लिए चयनित होने की योग्यता रखता है तो वह बड़ी परियोजना के लिए भी योग्य हो सकती है। श्री गडकरी ने कहा कि यदि कोई कंपनी प्रौद्योगिकी, परामर्श और डिजाइन के लिए भी चीनी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम बनाती है तो हम उससे काम करने की अनुमति नहीं देंगे। चीनी ऐप की निष्ठा और गोपनीयता में सेंध को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि 2/3 से ज्यादा चीनी ऐप दूसरों के मुकाबले यूजर्स से 2 गुनी जानकारी मांगते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी ऐप हेलो, शेयरइट के अलावा यूसी ब्राउजर, कैमरे और माइक्रोफोन तक पहुंच मांगते हैं, जबकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। चीनी ऐप 1 वर्ग किलोमीटर की लोकेशन की जगह 1 मीटर से कम दूरी की फाइन लोकेशन मांगते हैं। इन ऐप पर तीसरी पार्टी से डाटा शेयर करने का भी आरोप है। दुनिया के टॉप 50 ऐप चीनी ऐप की तुलना में 45% कम जानकारी मांगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐप यूजर से कॉन्टैक्ट, कैमरा, माइक्रोफोन, गैलरी, सेंसर्स, फाइन लोकेशन और टेक्स्ट मैसेज तक की अनावश्यक पहुंच मांगते हैं। एक अन्य रिपोर्ट में चीनी ऐप की मूल कंपनी और सेना सरकार से रिश्तों पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ऐप चाइना टेलीकॉम, टेंसेंट, अलीबाबा, मेइतू जैसी अपनी मूल कंपनियों को डाटा भेजते हैं। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर का रिश्ता चीनी ई-कॉमर्स अलीबाबा से है। भारत में डाटा सुरक्षा को लेकर अलग से कोई कानून नहीं है, जिससे कंपनियों पर कोई बाध्यता नहीं है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय से अटका डाटा सुरक्षा विधेयक संसद की स्थायी समिति के पास लंबित है। देर आए दुरुस्त आयत की तरह इसे मानसून सत्र में ही पारित कराकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐप या इंटरनेट कंपनियों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में साइबर युद्ध की आशंका को देखते हुए हमें आपात तैयारी करनी होगी। मंगलवार को कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंथोनी फोसी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका में लोगों ने सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया तो प्रतिदिन कोरोना वायरस के 1 लाख नए मामले आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हम एक दिन में 40,000 से अधिक मामले देख रहे हैं। वे महामारी पर सुनवाई के दौरान सीनेट स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और पेंशन समिति से बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या महामारी नियंत्रण में है तो उन्होंने कहा, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम गलत दिशाओं में जा रहे हैं। यदि आप नए मामलों को देखें तो हमें वास्तव में कुछ करना होगा और हमें इसे जल्दी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से हम अभी कुल नियंत्रण की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नए मामलों में निरंतर वृद्धि के बावजूद लोग भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं और फिर से लॉकडाउन खोलने पर दिशा निर्देशों पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशानी में बने रहेंगे और अगर यह नहीं रुका तो हम बहुत नुकसान में जाने वाले हैं।
ट्विटर की तरह चीन में प्रचलित सोशल मीडिया अकाउंट वीबो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोफाइल बुधवार को पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। उनके इस हैंडल से फोटो, पोस्ट्स और कमेंट्स हटा दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही भारत में चीनी 59 ऐप्स को हटाने का निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि वे वीबो को छोड़ देंगे, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था। सूत्रों ने बताया कि वीआईपी खातों के लिए वीबो छोड़ने की एक जटिल प्रक्रिया है। यही वजह है कि आधिकारिक प्रक्रिया आरंभ की गई है। वीबो पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के 115 पोस्ट थे। मैन्युअल रूप से उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया और बहुत प्रयास के बाद 113 पोस्ट हटा दिए गए। वीबो पर प्रधानमंत्री श्री मोदी से संबंधित सभी सूचनाएं हटाने का यह वाकया उस घटना के लगभग 10 दिन बाद आया है, जब इससे पहले पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप वीचैट से पीएम श्री मोदी समेत कम से कम 3 भारतीय अधिकारियों को बयानों को भारतीय दूतावास के ऑफिशियल अकाउंट से डिलीट किया गया था। हालांकि इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है कि कब पीएम मोदी के वीबो अकाउंट से ये सब हटाया गया है। ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब भारत ने सोमवार को सुरक्षा और डेटा को लेकर 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया। पीएम श्री मोदी का वीबो अकाउंट साल 2015 में बतौर प्रधानमंत्री उनके पहले चीन दौरे के वक्त बनाया गया था। उसके बाद से अकाउंट से 2,44,000 फॉलोअर्स हो चुके थे, जिनमें ज्यादातर चीन के लोग थे। साल 2015 से पीएम श्री मोदी 15 जून के उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते आ रहे थे। इस साल को छोड़कर पीएम मोदी के वीबो अकाउंट पर पोस्ट चीनी भाषा में होती थी। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 1 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 2 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।